Good morning, all of you. Am I audible? Good morning, madam. Good morning. Yes, you are audible. Good morning, madam. Good morning, Dr. Sanjay Good morning, Jain. madam. Good morning, ma'am. जैन सर, माझा आवाज येतोय? संजय जैन सर? हो मॅडम, माझा येतोय तुम्हाला? हो सर, येतोय, तुमचा आवाज येतोय. ओके ओके ग्रेट. सर 5 मिनिटं वेट करूया. इट्स 9:24. येस येस येस. have been able to evolve myself as a teacher, and sir used to always tell us, late Dr. Deshpande, he used to always tell all his favorite students particularly that if you want to progress or if you want to move on in your life, then never consider yourself as somebody very perfect. Try to evolve yourself, try to learn new things, and with the same perspective in mind, I thought that I would today have a very fruitful dialogue with all of you on a very important topic, gender and disability, which was, by the way, also one of the major areas of Dr. Deshpande, with whom I had the opportunity to work. Right. Now, before we discuss the relationship of gender and disability, जेंडर और डिसेबिलिटी का आपस में क्या संबंध है, इसकी चर्चा करने से पहले हमको थोड़ा सा व्हाट इज जेंडर एंड व्हाट इज डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी का मतलब क्या है और जेंडर का मतलब क्या है, ये भी थोड़ा सा सोचना चाहिए. आई विल ट्राई एंड पुट हिंदी, although my Marathi is not that good, but I'm slightly better in Hindi, so I will mix up Hindi and English. So what is gender? Gender का मतलब क्या है? तो generally we say that gender, just as sex is associated with our biology, gender is associated with our sociology. तो जिस प्रकार से जेंडर, सेक्स को लिंग कहते हैं हिंदी में, और जेंडर को हम सामाजिक स्वरूप कहेंगे लिंग का, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति आपको उसके अपीयरेंस के आधार पे वो आपको स्त्री दिखता है या पुरुष दिखता है, लेकिन इन रियलिटी with liquidation of the sexuality, आज हम सिर्फ सेक्स या लिंग की तरफ सिर्फ स्त्री और पुरुषत्व के आधार पे नहीं देख सकते. नाउ वी हैव LGBTQ, we have gay people, we have lesbians, we have bisexuals, we have intersex people. तो अनेक प्रकार की कैटेगरीज सेक्सुअलिटी में आ चुकी है, और फिर इन सेक्सुअलिटीज का जो सोशल कंस्ट्रक्शन होता है, किसी सामाजिक कंस्ट्रक्शन जो होता है कि सामाजिक स्वरूप इन कैटेगरीज का क्या है, उसके ऊपर भी चर्चा होती है. जैसे स्त्री की जब बात होती है तो सामाजिक जो हमारी समझ है स्त्री की, सांस्कृतिक समझ जो है कि भाई उन्होंने घर पे रहना चाहिए, या घर के काम करनी चाहिए, या बच्चों को संभालना चाहिए, या ये सब करते हुए अगर नौकरी कर सके, काम धंधा कर सके तो करना चाहिए. लेकिन मेजॉरिटी, मतलब उनका जो मेन रोल है, उनकी जो मेन भूमिका है, सामाजिक भूमिका, वो घरों में हम देखते हैं. वेयरएज जब पुरुषों की बात आती है तो हम कहते हैं कि भाई उन्होंने पैसा कमाना चाहिए, घर चलाना चाहिए, और
घर को लीड करना चाहिए, घर को संभालने की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने लेनी चाहिए। ये सब जो अजम्पशंस है मेन और वुमेन के, क्या ये अजम्पशन सही है? क्या हर घर में इसी अजम्पशन से काम चलता है? तो हम देखेंगे कि ऐसा नहीं होता है। और स्त्री की जब बात होती है तो वी टॉक अबाउट दलित वुमेन, वी टॉक अबाउट ब्राह्मण वुमेन, वी टॉक अबाउट women in rural area, we talk about women residing in urban area, we talk about women, beautiful women, who are not so beautiful, who are rustic, right, गांव में रहने वाली है। तो तरह तरह की भिन्नताएं हम कैटेगरी वुमेन में देखते हैं। तो ये बहुत सही नहीं होगा कि हम कहेंगे कि वुमेन एक स्थिर संस्था है, एक स्थिर कैटेगरी है। वुमेन के अंदर आपको बहुत अलग अलग कंगोरे दिख जाएंगे, अलग अलग आपको कैटेगरीज दिख जाएंगी जब उनकी आइडेंटिटीज, जो बाकी आइडेंटिटीज है उनकी, का कलर हो, उनका रहन सहन हो, उनका रहने का ठिकाना हो, उनका काम करने का क्षेत्र हो, उनका शिक्षण क्षेत्र हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसीलिए कहा जाता था कि इंदिरा वॉज द ओनली मैन इन हर कैबिनेट, क्योंकि इंदिरा गांधी जब पॉलिटिक्स में आई तो शी नेवर पोज्ड हरसेल्फ एज अ वुमेन, शी ऑलवेज पोज्ड हरसेल्फ एज अ मैन, वेरी पावरफुल। आज भी अगर आप देखेंगे रूरल एरियाज में आईएएस अफसर या आईपीएस अफसर, तो जो विमेन भी रहती है वो उनको खुद को साहब कहलाना पसंद करती है। हालांकि उनको उनके अंतर्मन में शायद ये सही नहीं लगता होगा कि हमें क्यों साहब कहा जाता है, क्योंकि साहब तो हम जनरली मेन को एड्रेस करते हैं। लेकिन क्योंकि आपको कन्वे करना है कि मैं भी इक्वली पावरफुल हूँ, मैं भी एक मेल पुलिस ऑफिसर की तरह ही सक्षम हूँ, तो सक्षमता का प्रतीक जो पुरुषत्व में हम देखते हैं, तो उसका ही ट्रांसलेशन विमेन अपने रोल परफॉर्म करते हुए अपने अंदर देखती है। तो ये तो बात हो गई जेंडर की। अब डिसेबिलिटी की जहां तक बात होती है तो एक बहुत लोगों की समझ है कि डिसेबिलिटी मतलब अपंगत्व या विकलांगता, या मोदी जी की अगर बात कर ले तो दिव्यांग। हालांकि मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि दिव्यांग सिर्फ अपंगों को ही क्यों कहा जाता है। अगर अंगों को दिव्य कहना है तो सबके ही अंग फिर दिव्य हो तो क्या बुरा है। लेकिन ठीक है, मोदी जी ने कहा है तो लोग मानते हैं। तो दिव्यांगता या अपंगता की जब बात आती है तो हम बॉडी में जनरली अपंगत्व देखते हैं कि भाई XYZ कैनॉट सी, XYZ कैनॉट वॉक, XYZ हैज अ हियरिंग इशू, उनको सुनाई नहीं देता या वो बोल नहीं सकते वगैरह वगैरह। लेकिन क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है डिसेबिलिटी का? तो जो नॉर्मल लेमन का कंसेप्शन है, और ये लेमन कंसेप्शन इवन इंटेलेक्चुअली भी परकुलेट होता है। जब मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क में था एक कॉन्फ्रेंस में, तो एक बहुत फेमस प्रोफेसर मेरे पास आई, सेला बिन अबीब, जो डेमोक्रेसी, कल्चर, मल्टी प्लूरलिज्म वगैरह के ऊपर बहुत अच्छा लिखती है। तो वो मेरे पास आई कॉन्फ्रेंस में मेरा इंटरवेंशन वगैरह देख के, और उन्होंने मुझे पहला सवाल पूछा, एंड दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर जेंडर एंड डिसेबिलिटी, इट वाज रियली अ intersection of gender. She was a woman, I was a man, I was disabled, she was so called normal. तो उन्होंने मुझे पूछा, डॉक्टर जैन, हाउ डू यू रीड, हाउ डू यू हाउ डू यू अपडेट योरसेल्फ, हाउ डू यू रीड सो मेनी बुक्स? मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली प्रोफेसर अगर इतनी भी सेंसिटाइज नहीं है कि a person with disability can read or write, तो फिर किस हद तक हमारा विकास हुआ है? ये विकास क्या सही अर्थों में विकास है? क्योंकि विकास का अर्थ ये नहीं होता कि आप खुद का ही विकास करते रहे। आप दूसरों के विकास में भी अपना विकास देखें, तब वो सही अर्थ में विकास होता है। हालांकि मैंने फिर इस अबीब को मैंने बताया कि या मैडम,
I use softwares, I use technology, and I have willpower. And I told her that probably you must be knowing Stephen Hawking, who, with his extraordinary scientific abilities, he wonderstruck the major so-called able-bodied scientists around the world. I said I am motivated by his personality. He was very happy. She was very happy. Okay, God bless you, this, that, all patronism, all platitudes, and then she went away. But the reality is कि क्या आप डिसेबिलिटी को समझते हैं? क्या डिसेबिलिटी को आप इसी हद तक समझना चाहते हैं कि आप पढ़ते किस तरह है, आप लिखते किस तरह है, या आप खाते पीते किस तरह से? ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। सही अर्थों में जिस तरह से फेमिनिज्म में स्त्रीवाद का जब हम अध्ययन करते हैं तो जिस तरह से जेंडर और सेक्स में एक डिस्टिंक्शन होता है कि जेंडर इज सोशल एंड सेक्स इज बायोलॉजिकल, उसी तरह डिसेबिलिटी फील्ड में भी एक बहुत महत्वपूर्ण डाइकोटोमी डिस्टिंक्शन होता है। हालांकि कुछ लोग उस डाइकोटोमी को नहीं मानते, लेकिन मेरे ख्याल से आज की लेक्चर के लिए वो डाइकोटोमी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस डाइकोटोमी को क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा एडवांस स्कॉलरशिप में जाना होगा। तो मेरे ख्याल से आज हम इतना एडवांस जाने वाले नहीं हैं। समझ के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो डाइकोटोमी बहुत महत्वपूर्ण है। वो डाइकोटोमी क्या है? डिसेबिलिटी में वो डाइकोटोमी है, डिसेबिलिटी स्टडीज में, इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी। तो जो आप हमेशा कहते हो कि क्या आप देख सकते हैं, क्या आप सुन सकते हैं, क्या आपको चलना नहीं आता, आप ब्लैक बोर्ड नहीं यूज कर सकते, ये सब चीजें जो है, आपका फोकस कहाँ पर है? आपका फोकस हमारी बॉडी पर है कि मैं एक्स कर नहीं सकता, मैं वाई कर नहीं सकता। बेसिकली दीज आर ऑल इम्पेयरमेंट्स, दिस इज नॉट डिसेबिलिटी। क्योंकि जस्ट एज आई कैन नॉट रीड, मे बी यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, बट my lack of ability to read is disability, but your lack of ability to speaking English is only a trivial issue. You can learn English and then get rid of the uh, problem of not knowing English. लेकिन हम ये क्यों नहीं सोच सकते कि जिस तरह से you can learn English and get rid of the problem of not knowing English, you can also provide me assistance and then help me to get rid of my problem of not seeing. Is it not possible that I can get rid of my problem of not seeing? यहां पर ही समस्या आती है कि लोगों को लगता है कि भाई अगर एक व्यक्ति देख नहीं सकता या एक व्यक्ति सुन नहीं सकता तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग में उसका न देखना या न सुनना उसके व्यक्तित्व का फंडामेंटल बन जाता है, उसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाती है कि भाई इसके जीवन में बस अंधकार ही है, या इसके जीवन में सिर्फ शांति ही शांति, तो सुन नहीं सकता। हालांकि इफ आई वेयर टू जस्ट क्रैक अ जोक, पर्टिकुलरली शादी के बाद अगर दो में से एक इंसान शांत रहे तो बहुत अच्छे से शादी चलती है। तो शांतता का फायदा बहुत है। बट एनीवे, नाउ इशू इज इट ट्रू that as a disabled, as a person, if I have the impairment of not seeing, my impairment will follow me wherever I go? इसका आंसर क्लियरली नो है। मुझे मेरी इम्पेयरमेंट से तकलीफ नहीं है, ज्यादा इम्पेयरमेंट है, लेकिन मुझे तकलीफ किस बात से? इम्पेयरमेंट से भी ज्यादा जो बैरियर्स क्रिएट किए गए हैं। बैरियर्स क्यों क्रिएट हुए हैं सोसाइटी में? क्योंकि सोसाइटी किसके लिए बनी है? सोसाइटी बनी है सो कॉल्ड एबल बॉडीड के लिए। अब एबल बॉडीड लोग भी डिसेबल्ड है, नॉट नोइंग इंग्लिश इज आल्सो डिसेबिलिटी, लेकिन क्योंकि वो डिसेबिलिटी एबल बॉडीड लोगों की है इसलिए वो डिसेबिलिटी नहीं। बट ऑन द अदर हैंड, नॉट सीइंग इज नॉट द डिसेबिलिटी, इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एबल बॉडीड, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल कैन सी, and therefore because not seeing is a characteristic associated with a minority, therefore it is a disability.
तो माइनॉरिटी के साथ अगर कुछ हो, कुछ डिफरेंस हो तो वो डिसेबिलिटी बन जाता है। लेकिन मेजोरिटी को आने वाले तकलीफें है, तो उस तकलीफों का सॉल्यूशन भी हम इमीडिएटली सॉल्व करते हैं। सपोज मुझे रोज 100 किलोमीटर ऑफिस जाना है, तो एक जमाना होगा जब ये फैसिलिटी नहीं थी कि 100 किलोमीटर मैं कैसे जाऊंगा 1 घंटे में या 2 घंटे में। अब हाईवे बना दिए गवर्नमेंट ने, हाईवे से मैं आराम से 100 किलोमीटर ट्रैवल करके जा सकता हूँ। तो जो डिसेबिलिटी थी मेरी, इनेबल टू गो 100 आवर्स इन एन आवर और 1.5 आवर, that disability is now done away with by whom? By government, by building highways. Similarly, अगर मुझे डिसेबिलिटी है कि आई कैन नॉट सी, व्हाई डोंट यू क्रिएट एक्सेसिबल फॉर्मेट्स? आप क्यों सब चीजें इंक प्रिंट में ही करते हो? आप क्यों सब चीजें इस तरह से डिजाइन करते हो कि वो डिजाइन सिर्फ एबल बॉडीड लोगों के लिए ही फेवरेबल हो, वो डिजाइन जो देख नहीं सकते उनके लिए फेवरेबल ना हो? मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि रैम जो हम बिल्डिंग्स में बनाते हैं आजकल, तो जब कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी बोलता है कि भाई आप बिल्डिंग में रैंप लगाओ, तो तुरंत रेजिस्टेंस आता है दूसरी साइड से। अरे रैंप लगाने से बिल्डिंग का सौंदर्य खराब हो जाएगा, उसके अलावा क्यों रैंप लगाना है, 1-2 लोग तो आपके अकेले के लिए हम क्यों इतना खर्चा करें? ठीक है, फिर जॉइंट डायरेक्टर के पास से चिट्ठी आती है कि अगर आप रैंप नहीं लगाएंगे तो आपके कॉलेज का एफिलिएशन कैंसिल हो जाएगा। हाईकोर्ट का आदेश है। हाईकोर्ट है, रैंप बन जाता है। रैंप बनने के बाद 2-3 महीने बाद का आप चेंज देख लीजिए। 2-3 महीने बाद आपको दिखने लगेगा कि उस रैंप का यूज ऑर्थोपेडिकल मतलब लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, मोटर डिसेबिलिटी वाले कम करते हैं, लेकिन नॉर्मल लोग ज्यादा करते हैं। क्योंकि रैंप पे चलने की जो सुविधा है, कन्वीनियंस है, वो आपको सीढ़ियों में चल के नहीं मिल सकती। लेकिन क्योंकि शुरू में डिमांड रैंप बनाने की किसने की? पर्सन विद डिसेबिलिटी ने, तो वो रैंप जो है वो डिसेबिलिटी का सिंबल बन गया है। और डिसेबिलिटी का सिंबल हम क्यों रखे? लेकिन वही सिंबल जब पब्लिक कर दिया हाई कोर्ट ने, फिर जॉइंट डायरेक्टर को कह के, तो आपको बनाना पड़ा। और सिंबल जब आपने रैंप बना दिया तब आपको पता चला कि अरे रैंप इज नॉट ओनली मेंट फॉर द डिसेबल्ड, इट इज ऑल्सो मेंट फॉर लेस डिसेबल्ड। मैं उनको लेस डिसेबल्ड कहूंगा। आपके घुटनों में तकलीफ है, आप आराम से रैंप पे चल सकते हो, राइट? आपको आपका थोड़ा बैलेंस कमजोर है, आप आराम से रैंप पे चल सकते हो। तो एक डिसेबल पेंटर ने बहुत अच्छे से कहा कि जब जब भी मैं सीढ़ियों की तरफ देखता हूँ, तो मुझे हमेशा एज इफ आई एम ऑलवेज रिमाइंडेड कि लोग, यू आर नॉट मेंट फॉर दिस वर्ल्ड। आप सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। और उसका मतलब लिटरली वैल्यू भी है, उसका सिंबॉलिक वैल्यू भी, क्योंकि आपको प्रगति करनी है तो सीढ़ियां चढ़नी है। लेकिन आप सीढ़ियां चढ़ ही नहीं सकते, तो आप प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक यूनिवर्सल नॉर्म बना दिया है कि अगर ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ियों से, राइट? व्हाइल इन रियलिटी सीढ़ियों से चढ़ने से अच्छा मार्ग, अच्छा ऑल्टरनेटिव हमारे पास है। तो डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट में जो महत्वपूर्ण जो फर्क है वो ये है कि डिसेबिलिटी इज एक्सटर्नल, डिसेबिलिटी हम क्रिएट करते हैं। Why disabled हूं? Because society has made me disabled. Why society has made me disabled? Because society has created various barriers. The barriers may be built in, जो built up स्ट्रक्चर है, मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है। फिर आपका जो किताबें लिखने का, प्रिंट करने का जो डिजाइन है, वो मेरे लिए
आवाज नाही येत. नो साऊंड सर. एक आवाज नाही येत आहे सर. एक मिनिट संजय सर आवाज येत नाही आपला. आवाज नाही का आवाज? I'm sorry, I was taking, I सर was आवाज muting नाही my येत आहे phone. सर. No, I was muting my phones. I'm sorry. So I was telling you कि जो disability है, येत आहे. डिसेबिलिटी इज एक्सटर्नल, राइट? वो बिल्टअप स्ट्रक्चर में होती है, वो डिजाइन आपका पढ़ने लिखने का प्रिंट डिजाइन हो, इवन आपका बिहेवियर डिजाइन। कई बार मैंने देखा है कि स्टाफ रूम में आई एम सिटिंग एंड सम ऑफ माय नॉन डिसेबल्ड कलीग्स आर सिटिंग, दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर, बट वो आपस में इशारे करके आपस में through signs they will interact, but probably they will forget कि I am also sitting in the room. और वो कोई जानबूझ के करते हैं ऐसा नहीं है, जब उनको रियलाइज होता है तो दे डेफिनेटली एक्सप्रेस रिग्रेट कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमारी संस्कृति इस तरह से है कि हमारा ध्यान नहीं जाता है, हमारा ध्यान सिर्फ अपने जैसे लोगों पे जाता है। आणि त्याच्यामुळे ते एक फार सुंदर कविता जी होती की एका तळ्यात होते पत्के पिले सुरेख, माझं मराठी वीक आहे पण that poem is about हंस and बदक्स, राइट? तर हंसाला वाटत होता की तो कुरूप आहे पण तो सुंदर होता, आणि पण मेजॉरिटी बदक असल्यामुळे तो स्वतःची आयडेंटिटी बघू शकत नव्हता. सेम थिंग happens that when you lose yourself in the crowd of majority, right, who are so called able bodied, then even if they want to notice you, they cannot notice you and you struggle to notice them, right? उसके बाद एक चीज और होती है कि अगर मेरा कोई फ्रेंड है जो मुझे मेरे साथ बहुत कमिटेड है, इवन इफ ही इज नॉन डिसेबल्ड, तो जब भी फिर कोई कुछ हेल्प देने की बात हो या असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात हो, तो इनवेरिएबली अगर मैं किसी फंक्शन में रहूंगा तो only he will be with me, he will only help me, as if others have delegated their responsibility. अरे वो है उनके साथ, उसको समझता है उनको कैसे करना चाहिए, मतलब you are making him an expert of disability or probably you are making him disabled, वो भी शायद उनके साथ रह रहे के disabled. तो basically disability is external and impairments are internal, and when there is a interaction, जब सामना होता है इंटरनल और एक्सटर्नल का, तो फिर डिसेबिलिटी महसूस होती है। आज मेरे पास घर पे ब्रेल प्रिंटर था तो आई कुड प्रिंट माय लेक्चर, आई कुड प्रिंट द पॉइंट्स एंड आई हैव द मटेरियल बिफोर मी, आई कैन रेफर व्हाइल डिस्कसिंग विथ यू। लेकिन अगर सपोज मेरे पास प्रिंटर ना हो, ब्रेल प्रिंटर ना हो, तो मैं आपकी तरह से फटाफट प्रिंट आउट नहीं निकाल I could not have got printouts, right? तो इसलिए जब डिसेबिलिटी की बात आती है तो जो हम गलती करते हैं कि we try to locate disability in body. No, don't locate disability in body, just locate impairment in body. And disability can be removed. Even if impairment cannot be removed because it is bodily, disability can definitely be removed. How can you remove disability? By removing barriers, by going for universal design. आपको अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो अगर किसी ने मेट्रो पे ट्रेवल किया हो दिल्ली में, नागपुर मैंने कभी मेट्रो देखी नहीं है, although I had been to Nagpur but did not get the opportunity to ride metro. पर दिल्ली में जब आप मेट्रो ट्रेन से चलते हैं तो जब कोई स्टेशन आता है तो वहां पे साइन लैंग्वेज होती है, उसके अलावा अनाउंसमेंट होती है। ये यूनिवर्सल डिजाइन हो गया। आप the people with sight can see on the display, sign language can be accessed by the hearing impaired, और जो देख नहीं सकते, जो सुन सकते हैं, वो अनाउंसमेंट से उनको पता चल जाता है कि कौन सा। दिस इज एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन।
So now I have been able to explain you very simply what is disability, what is impairment, and just as there are sex and gender aspects of the men and women and LGBTQ dichotomy, similarly there are disability and impairment aspects of disability. Now, एक और important चीज क्या, can this dichotomy between disabled and non-disabled is important? क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, disabled और non-disabled? My answer is that this dichotomy is wrong. This dichotomy is incorrect because everybody is disabled. एकदम आप चमक जाएंगे, how can you say, sir, that everybody is disabled? I will say that everybody is disabled in the sense that disability will hit you. Disability will affect you sooner or later in your life. As an older person, you cannot hear. As an older person, you cannot properly see, etc., etc. These are some of the obvious examples. So, to say that only non-disabled will remain non-disabled and disabled will remain disabled is incorrect. Whereas non-disabled may become disabled, but disabled may become non-disabled. Non-disabled को disabled बनना ही है, आज नहीं तो कल, लेकिन disabled भी non-disabled बन सकते हैं, ये बात भी हमको माननी चाहिए. अब एक जमाना था जब मोती बिंदु की से जो blindness आता था, तो that was considered disability. Now it is no longer disability because you can cure it quickly. तो disability is an evolving concept. अगर आप space में चले जाएंगे, space में आपके बहुतांश senses का कोई use नहीं है. You need to have a different body structure. तो इसलिए जो body structure पृथ्वी पे आपके काम का है, वही body structure आपकी disability बन सकता है अगर आप किसी पर ग्रह पे जाए या space में जाए. इसलिए ये कहना कि भाई disability and non-disability are the two different aspects, no, that is not correct. लेकिन इससे भी important एक चीज है कि disabled व्यक्ति की disability तो ठीक है, it's known, लेकिन आप अचानक डिसेबल्ड बन सकते हैं, ये भी आप मान लीजिए. इसलिए मैं जनरली लोगों को जो एबल बॉडीड होते हैं, मैं उनको टेम्पररीली एबल बॉडीड बोलता हूँ, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ आप डिसेबल्ड बन गए, अर्थक्वेक आ गया आप डिसेबल्ड बन गए, फ्लड आ गई आप डिसेबल्ड बन गए. कल अमेरिका में इतना बड़ा हरिकेन है, so many people might have become, at least temporarily they became disabled. तो इसलिए मैं ह्यूमरसली कई बार बोलता हूँ, अरे यार तुम लोग तो टैब हो, राइट? हम लोग ठीक है, वी आर डिसेबल्ड, we know at least that we are disabled, but you will not know and you will become disabled. Therefore, in short, disability is a socially created, culturally created, politically created phenomenon, whereas non-disability is simply very superficial explanation of a particular group, because no group can remain non-disabled forever. Having explained you the distinction between disability and gender, now now let us try and find out the relations. Please remember that just as the category of women, जो women संस्था है, महिला नाम की जो संस्था है, सामाजिक संस्था है, उस संस्था में बहुत जिस तरह से भिन्नता है, I have given you examples of different women, African women, Indian women, English women, learned women, educated women, women residing in rural area. उसी तरह से disability की भी जब बात है तो disability is merely an umbrella term, but with different impairments, the nature of disability would change. कोई blind होगा, कोई speech impaired होगा, कोई hearing impaired होगा. लेकिन impairment के साथ साथ disability का intersection अनेक बाकी चीजों से भी होता है, gender से होता है, for example. और हमारा कल आज का टॉपिक जेंडर एंड डिसेबिलिटी.
तो जेंडर एंड डिसेबिलिटी का इंटरसेक्शन किस तरह से होता है? तो एज अ वुमन you are disabled, as a woman maybe you are Dalit, as a woman you are maybe living in rural area. Look at the different layers of identity. A woman who is living in rural area, who is Dalit and who is disabled, आप सोचिए उनकी vulnerability कितनी बढ़ गई. Disability plus being part of the backward class of the society and being residents of the rural area. तो हर तरह से उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ती है. तो हम कह सकते हैं कि डिसेबिलिटी एंड जेंडर, व्हेन वी वांट टू लिंक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट implication is disability and gender compounds the vulnerability. जो हमारी susceptibility है, जो हमारी कमजोरी है, हमारी लैक ऑफ एम्पावरमेंट है, वो बढ़ने लगती है जैसे जैसे हमारी मेन कैटेगरी के साथ अन्य आइडेंटिटीज हमारे साथ लगती जाती है. तो हम देखते हैं कि अगर दंगे जब होते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं, तो आजकल एक बहुत भयानक टेंडेंसी जो आ चुकी है समाज में कि आप किसको टारगेट करो, आप जो सबसे वल्नरेबल है, जिसके अगेंस्ट आपको दंगे करने हैं, उनको टारगेट करो. तो आप किसको टारगेट करेंगे? आप विमेन को टारगेट करेंगे. तो डिसेबल्ड विमेन को आप रेप करो दंगों में, राइट? तो जो ब्रूटैलिटी आप दिखाते हो, जो ब्रूटैलिटी का डिस्प्ले होता है, वो बहुत इफेक्टिव, मतलब यू वांट टू प्ले to gallery, you want to show to the world ki how powerful you are and what you can do, what you are capable of, right? और जो वैल्यू मीडिया वैल्यू जो न्यूज बड़ी होती है, उससे आपको पब्लिसिटी मिलती है. तो इसलिए जो पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिसेबिलिटी, पर्टिकुलरली वॉर फ्रंट्स पे देख लीजिए आप. अफगानिस्तान में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आज की डेट में अगर कोई वल्नरेबल है तो विमेन विद डिसेबिलिटी. लेकिन एक शब्द हम मीडिया पे नहीं सुनते हैं विमेन विद डिसेबिलिटी. So this is first implication of gender and disability, particularly in war zones. Even if we are not in war zone, हम अगर so called, तो आप जम्मू एंड कश्मीर में चले जाइए या नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, जहाँ पे एक अलग परिस्थिति है. वहां पर भी अगर आप एक तरह से पावर डिस्प्ले करना हो, अगर आपको दिखाना हो कि आप बहुत पावरफुल है, आपके पास बहुत ताकत है, करेंगे आपकी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए अगेन मोस्ट वल्नरेबल एंड वीकेस्ट. तो वहां पे भी डिसेबल्ड वुमेन की बात आएगी. लेकिन चर्चा जब होगी तो दलित वुमेन की होगी, चर्चा जब होगी तो अनएजुकेटेड वुमेन की होगी. उसके साथ जुड़ी हुई डिसेबिलिटी की शायद चर्चा होगी ही नहीं, क्योंकि हम मानते हैं इस चीज को कि सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन इज रॉन्ग, क्योंकि सेक्स अभिन्न भाग है हमारे शरीर का. इट इज इंटीग्रल टू अवर बॉडी. रेस इज इंटीग्रल टू अवर बॉडी. अवर कास्ट इज इंटीग्रल टू अवर बॉडी. लेकिन जब डिसेबिलिटी की बात होती है, हम कहते हैं भाई डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड ये नेचुरल डिफरेंस है. डिसेबिलिटी इज नेचुरल. हालांकि मैंने आपको दिखाया दिया है अभी थोड़ी देर पहले कि डिसेबिलिटी इज नेवर नेचुरल, इट इज सोशल. व्हाट इज नेचुरल इज मेयरली इम्पेयरमेंट. गॉगल यूज करते ही हो. नाइट विजन गॉगल क्या है? आपकी डिसेबिलिटी को दूर करता है. लेकिन नाइट विजन गॉगल पहनने वाले को आप डिसेबल कहेंगे नहीं. लेकिन अगर मैं गॉगल पहनूंगा एज अ ब्लाइंड पर्सन, तो आप मुझे डिसेबल, क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी एज अ माइनॉरिटी है. क्योंकि ब्लाइंडनेस इज नॉट एंडेमिक टू मेजोरिटी. मेजोरिटी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये सिर्फ माइनॉरिटी के साथ जुड़ा. तो पहला इम्प्लीकेशन मैंने आपको दिखा दिया कि जेंडर और डिसेबिलिटी जब इंटरसेक्ट होते हैं तो वल्नरेबिलिटी बढ़ती है. दूसरी जो बात आती है कि डोमेस्टिक वायलेंस की जब बात आती है, तो आपने सुना होगा कि
अगर आपके घर में देयर इज अ वुमन हु इज मेंटली डिसेबल्ड या हु इज मेंटली रिटार्डेड, तो बड़े पैमाने पर ये प्रैक्टिस है घरों में कि आप उनकी हिस्टेक्टोमी करवा देते हैं, उनका गर्भाशय आप निकलवा देते हैं जब वो बड़ी होती है, जब when she becomes matured, when she attains puberty, right? क्या कारण है? कारण बहुत सिंपल है कि आपको मालूम है कि she is sexually vulnerable and anybody can take advantage of her, anybody can have a go on her. तरीका आपने क्या ढूंढा? Are you trying to punish the rapist? Probably there are two reasons कि number one, आपको मालूम नहीं है कि रेपिस्ट कौन है, और नंबर टू शायद आप मालूम भी नहीं करना चाहते, क्योंकि आखिर रेप किस पर हो रहा है? जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि कोई अगर मेंटली रिटार्डेड है या मेंटली डिसेबल्ड है तो शायद वो व्यक्ति, उसकी वैल्यू व्यक्ति करके नहीं है, शी डजंट हैव एनी रिगार्ड एज अ ह्यूमन बीइंग, एज इफ शी इज एन ऑब्जेक्ट। हिस्टेक्टोमी कर दो so that even if there is a sexual abuse, she will not get pregnant. If she will not get pregnant, there will not be any problem to the family. Family honor will not be disturbed. मतलब आपको एक डिसेबल्ड वुमेन की पर्सनल फिजिकल इंटीग्रिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपका फैमिली ऑनर इंपॉर्टेंट, अगेन सोशल कंस्ट्रक्शन। और ये क्यों हुआ? क्योंकि वो डिसेबल्ड है और वो वुमेन है। तो हिस्टेक्टोमी के एग्जांपल्स बहुत है, स्टरलाइजेशन के एग्जांपल्स बहुत है। हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि केयर गिवर्स अगर घरों में नहीं हो, उनकी तरफ देखभाल करने के लिए नहीं हो, तो पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स, these women may have lot of issues, lot of difficulties. लेकिन ये सब होते हुए भी क्या आप हिस्टेक्टोमी करके लाइसेंस देंगे? और सेक्सुअल अब्यूज सबसे ज्यादा ऐसी लड़कियों का, ऐसी महिलाओं का कौन करता है? फैमिली मेंबर ही करते हैं। अगर वो इंस्टीट्यूशंस में रहती है तो इंस्टीट्यूशंस के ऑफिशियल्स करते हैं। Therefore, the second dimension is कि आप मान कर चलते हैं कि या तो डिसेबल्ड व्यक्ति को जेंडर ही नहीं है और ना उनको सेक्स है, दे आर असेक्सुअल एंड दे आर विदाउट जेंडर, और वो आपके मनोरंजन के लिए ऑब्जेक्ट्स हैं, right? या आपके एक्सप्लॉयटेशन के वो ऑब्जेक्ट। अमेरिका में एक बहुत इंटरेस्टिंग केस वहां के कोर्ट्स में चला। जो प्रोफेसर थी, यूनिवर्सिटी ऑफ रटगर की प्रोफेसर थी, प्रोफेसर स्टबलफेल्ड। अगर आप गूगल करेंगे स्टबलफेल्ड तो आपको मिल जाएगा। It was a very unusual story. She fall in love with a person with autism. Autism वाला जो व्यक्ति होता है, उसकी बॉडी हिलती जुलती रहती है, उनको बैलेंस प्रॉब्लम, न्यूरल प्रॉब्लम्स रहते हैं। Now she was a woman with her age about 45-46, married woman. ठीक है, प्यार। She fall in love with her student, जिसकी उम्र 20-25 साल है। She had, according to her own version, she had sex with the child, this autistic person. जब ये बात उस ऑटिस्टिक पर्सन के घर में पता चली, and this woman wanted to marry this autistic person, तो उन्होंने कहा कि भाई this woman who is a white woman, she is trying to exploit a black disabled person. See, gender disability and caste as race intersecting, and everybody
other than the autism person with autism is speaking. So much so कि जब मैटर कोर्ट में आया, she wanted to, she requested the court to have his appearance in the court. कोर्ट को वो अपील कर रही थी कि आप उसकी भी बात सुनिए, वो क्या चाहता। कोर्ट ने कहा अरे वो ही इज असेक्सुअल, और कोर्ट ने यहां तक कहा कि हमें तो आश्चर्य होता है कि आप अपनी फैमिली को छोड़ के कैसे, किस तरह ऐसे व्यक्ति के पीछे पड़ गई। तो कहने का मतलब है कि जो जेन्युइन अफेक्शनेट रिलेशनशिप, अच्छी बुरी हम नहीं पढ़ सकते, और वी आर टॉकिंग अबाउट अमेरिका, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया एनीवे, जहाँ पे डाइवोर्स होना कॉमन है, जहाँ पे people falling in love with each other at any stage is not considered problematic. लेकिन ऐसे देश में भी जब एक महिला ने एक अपंग व्यक्ति के साथ प्यार करने की कोशिश की, तो कोर्ट ने क्या कहा, आप ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी फैमिली को झिड़कार रही है जो असेक्सुअल है, और कोर्ट कैसे पहुंचा नतीजे पर कि वो असेक्सुअल है, उसको बिना सुने आपने थ्योरेटिकली पता कर लिया कि भाई ऑटिज्म का क्या मतलब है। So Stapelfeld story is a very heart-wrenching story. The professor now is in jail facing sexual assault charges. कोर्ट ने कहा कि you assaulted this person. Maybe that she assaulted, who knows? But at least she deserved a due process of law. She deserved a trial wherein both of them would be represented properly in the court. लेकिन उसको तो रिप्रेजेंटेशन ही मिला, दूसरी साइड को तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिला। Now let me give you another example of gender and disability in Indian context. Recently, एक बहुत इंटरेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया। फैक्ट्स ऑफ द केस ऐसे थे कि एक आंध्र प्रदेश में एक महिला रहती थी उनके अपने परिवार के साथ, और उसके भाई और उसकी माँ बाप सब नॉर्मल एबल बॉडी थे, वो ब्लाइंड थी और बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करती थी, बहुत गरीब फैमिली से थी। एक दिन अचानक जब उनके घर में कोई नहीं था, तो उनका पड़ोसी जो हमेशा इसका घर पे आना जाना था, वो घर पे आया, दरवाजा बजाया, इस लड़की ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही इस व्यक्ति ने उस महिला के ऊपर असॉल्ट किया, तो पकड़ लिया और उसके साथ बलात्कार किया। मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था। सवाल ये था कि कैन वी से दैट दिस पर्सन रेप्ड द blind women because because he had the knowledge that she belonged to the backward class community. अगर आप एट्रोसिटी एक्ट देखेंगे तो उसमें एक प्रोविजन है कि इफ somebody sexually assaults or rapes women belonging to SC/ST community, penalty, अदरवाइज रेप के लिए 7 साल की मिनिमम पनिशमेंट है। नाउ सब कुछ हुआ, रेप भी स्टैब्लिश हो गया, सिर्फ एक चीज स्टैब्लिश करने के लिए डिबेट था। अदर साइड वाज आर्ग्यूइंग, द साइड ऑफ द अक्यूज्ड वाज आर्ग्यूइंग कि रेप हुआ है, लेकिन ये कहना गलत है कि उसने उसके ऊपर रेप किया क्योंकि वो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता। ठीक है, मान लेते हैं कि बैकवर्ड क्लास से बिलोंग नहीं करती,
बैकवर्ड, ये प्रूव नहीं हो पाया कि वो बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करती है। ये तो प्रूव हो गया कि she was raped because she was a woman and she was disabled। तो आप सिर्फ बैकवर्ड क्लास को ही क्यों तवज्जो देते हो पनिशमेंट देते वक्त? बैकवर्ड क्लास के साथ अगर विमेन की आइडेंटिटी जुड़ी हो तो आप उसको 20 साल मिनिमम पनिशमेंट देंगे, लेकिन डिसेबिलिटी के साथ अगर उसकी आइडेंटिटी जुड़ी हो तो आप क्यों नहीं देंगे? क्योंकि कानून नहीं है। जज ने कहा कि भाई देयर इज नो प्रोविजन इन द लॉ व्हिच सेज दैट if in the knowledge that a woman is disabled, if somebody rapes her, the seriousness of the crime increases। ऐसी प्रोविजन होनी चाहिए लॉ में। अब मेरा कहना यह है कि एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस कोई चीज होती है या नहीं? ठीक है, आप मिनिमम नहीं तो मैक्सिमम पनिशमेंट दीजिए, ठीक है। कहने का मतलब ये कि जो तवज्जो आप कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को देते हो, सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को देते हो, वो तवज्जो आप डिसेबिलिटी के आधार पर हुए डिस्क्रिमिनेशन को नहीं देते। हालांकि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 वेरी क्लियरली सेज कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी इन एनी फॉर्म मीन्स व्हाट? Even if when you rape somebody because she is disabled, is a disability discrimination in any form, it covers। तो कोर्ट ने इस काउंट से बरी कर दिया एक्यूज को कि भाई he did not rape her because he thought that she is belonging to backward class। और कोर्ट ने डिसेबिलिटी, हालांकि कोर्ट ने बहुत कुछ लिखा कि व्हेन अ वुमन इज डिसेबल्ड शी बिकम्स मोर वल्नरेबल, उसकी डिसेबिलिटी उसकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी पावरलेसनेस बढ़ जाती है वगैरह वगैरह। लेकिन जब सजा देने की बात आई या रेमेडी जब देने की बात आई तो कोर्ट ने ना कॉम्पनसेशन दिया, ना कोर्ट ने कोई एडिशनल मेजर लेने के लिए बोला। कोर्ट ने ये तक नहीं बोला कि आप कानून बनाइए, कम से कम सजेशन तो देना चाहिए कोर्ट ने कि कानून में आप चेंज करके ये डालिए, एट्रोसिटीज एक्ट में आप कास्ट के साथ साथ डिसेबिलिटी भी डालिए। तो ये दूसरा एंगल हो गया डिसेबिलिटी और जेंडर में कि आप डिसेबिलिटी को तवज्जो नहीं देते, क्योंकि आपके हिसाब से डिसेबिलिटी बेस्ड डिफरेंस इज नेचुरल। जो तीसरी चीज आती है डिसेबल्ड और जेंडर के बारे में, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि आप इवन डिसेबल्ड व्यक्ति को भी, डिसेबल्ड मैन को भी शायद आप मैन नहीं समझते। Why? Because he is not as powerful as normal man, so-called normal man. And he is dependent, therefore he is not normal. And this is very interesting. I am not a man like a sighted person because I am dependent. On the other hand, as a sighted person, if you are dependent to drive your car on your driver, you are considered as a noble man, right? As a very powerful person, right? So, see the difference. Somebody taking the help of driver who is normal is noble, but somebody who is taking help of assistance, who is needing assistance because he has to encounter a very inaccessible environment। आप मुझे ड्राइवरलेस व्हीकल दे दीजिए, मैं भी चला लूंगा। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, जब फ्लाइट ऊपर जाती है, एरोप्लेन जब एक पर्टिकुलर हाइट गेन कर लेता है, उसके बाद ड्राइवर पायलट का कोई रोल नहीं, ऑटो पायलट मोड में रहता है। आजकल गाड़ियां भी आप क्रूज मोड में चला लेते हो, राइट? एक हाईवे में तो ऑलमोस्ट इट्स ऑटो पायलट, राइट? लेकिन वो डिसेबिलिटी नहीं है, वो असिस्ट डिपेंडेंस नहीं है, वो भाई दैट इज सफिस्टिकेशन, राइट? लेकिन हम अगर मदद लेंगे, अगर मुझे रोड क्रॉस करने के लिए किसी की हेल्प चाहिए, और मैं क्यों हेल्प ले रहा हूँ? क्योंकि आपके रोड इनएक्सेसिबल है, आपके रोड डिसेबल फ्रेंडली नहीं है, तो वो रिग्रेट तो अलग, लेकिन बिकॉज आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ समबडी, आई एम कंसिडर्ड लेस ह्यूमन, लेसर ह्यूमन, आई एम कंसिडर्ड इंफीरियर, राइट? मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं
कि अगर मेरे जैसे किसी व्यक्ति को किसी संस्था ने अगर एक बड़े पद पे अपॉइंट कर भी लिया, तो कुछ लोगों के मन में ये बात आ सकती है कि भाई हाउ ही विल परफॉर्म हिज जॉब। तो दो एक्स्ट्रा लोग अपॉइंट कर दो, एंड देन पोस्चर पब्लिकली व्हाट पोस्चर यू विल हैव कि भाई हमने इनको तो अपॉइंट किया ही, लेकिन हमने दो एडिशनल लोगों को इनके मदद के लिए अपॉइंट किया, हम इनके ऊपर भी खर्चा कर रहे हैं, हम उनके ऊपर भी खर्चा कर रहे हैं। और ये सब जब हो रहा था तो मैं कहीं नहीं था पिक्चर में, मुझे किसी ने नहीं पूछा कि रियली डू यू नीड टू पीपल टू हेल्प यू। तो इसलिए जब जेंडर और डिसेबिलिटी की बात आती है, जो ये तीसरा एंगल है कि आप और पैट्रियार्की प्लेज इक्वली ऑन बोथ मेन एंड वुमेन विद डिसेबिलिटी। ये सिर्फ वुमेन के साथ ही नहीं होता, ये जो तीसरा एंगल है ये वुमेन और मेन के साथ होता है। हालांकि वुमेन के ऊपर इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, बिकॉज anyway women is more vulnerable, and if you are a disabled woman then you are more vulnerable. But strictly speaking, broadly speaking, इम्पैक्ट जो है जेंडर एंड डिसेबिलिटी का, वो दोनों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो दोनों के ऊपर पड़ता है। डिसेबल्ड मैन के ऊपर पड़ता है, डिसेबल्ड वुमेन, क्योंकि डिपेंडेंसी सबसे बड़ी चीज जो होती है। पुरुषत्व किसको कहते हैं भाई? मैंने अफजल खान को मार दिया, वो पुरुषत्व है। राइट? मैं बंदूक चला सकता हूँ, वो पुरुषत्व। हालांकि अफजल खान को शिवाजी ने हमेशा नहीं मारा, एक ही बार मारा। राइट? बंदूक हम हमेशा बार बार नहीं चलाते, एक आध बार ही हमको चलानी पड़ती है। फिर भी अगर आप किसी का पुरुषत्व देखेंगे तो आप तुलना उसकी अफजल खान के हत्या से ही करेंगे। तो ये जो वायलेंट एस्पेक्ट है, मतलब लस्ट एंड पावर, क्योंकि भाई हमारे पास एक एक तबके के पास वो लस्ट एंड पावर नहीं, इसलिए वो तबका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, बेचारा है। राइट? उसके बाद जब डिसेबल्ड मेन एंड वुमेन का जो एनकाउंटर की बात आती है, तो अगेन you will see the gender and disability divide. Disabled men will very rarely talk about disabled women, as if they belong to different worlds. हालांकि शादी ब्याह जो है वो एक संजोग की बात होती है। कोई मतलब आप कुछ भी कर ले, मैं इस बात को मानता हूँ पर्सनली कि जब होना हो तभी होता है। लेकिन ये देखा गया है डिसेबल्ड लोगों के फैमिलीज में कि भाई अगर आपका लड़का डिसेबल्ड हो तो आप चाहेंगे कि उसकी जो पत्नी है वो नॉन डिसेबल्ड हो, चौथी पास चलेगी, तीसरी पास चलेगी। अरे उसकी कंपैटिबिलिटी भी देखिए, सवाल चौथी पांचवी तीसरी का नहीं है, सवाल कंपैटिबिलिटी का। तो आप उसके मन में इंटरनलाइज करते जाते हो ये बात की although you are disabled, you are not as disabled, you are not so disabled that you should marry a disabled woman. क्योंकि जनरली मैरिज किसकी होती है? जो कमाता है, जो खुद के पैरों पे खड़ा है। तो जैसे ही आप अपने पैरों पे खड़े हो गए, एज इफ आपकी डिसेबिलिटी इतनी ज्यादा डिसेबिलिटी नहीं रही कि आपको शादी करने के लिए एक नॉर्मल लड़की ना मिले। और ठीक है, फिर वो थोड़ी कम पढ़ी लिखी हो, वो आपके साथ मैच करती हो, कंपैटिबल हो, वो सब गौण हो जाता है। दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। उसके बाद जब प्रायोरिटी की बात आती है, जो नेक्स्ट एंगल है जेंडर एंड डिसेबिलिटी, अगर डिसेबल बच्चे हो फैमिली में, प्रायोरिटी की जब बात आएगी तो मेल डिसेबल चाइल्ड में रिसीव मोर अटेंशन कंपेयर टू वुमेन फीमेल डिसेबल। उसके अलावा जो स्पेशल नीड्स होती है डिसेबल्ड वुमेन की, देयर bodily needs, right? If I were to give you a very interesting example, अगर एक्रीशन हो रहा हो, बॉडी से लीकिंग बॉडी हो, बॉडी में से
suppose she has a disability which creates urinal problem with her. Same urinal problem is also with say male disabled. So urinal problem of a disabled woman will make her more vulnerable with her leaking tendency, right? वो भाई लीक कर रही है. और देखिए आप, ये नेचुरल चीज है. जब छोटा बच्चा लीक करता है हमारी बॉडी पे, तो हमको लगता है कि भाई भगवान का प्रसाद है. ये दिस इज अंडरस्टूड टू बी द साइन ऑफ डेवलपमेंट. दिस इज अ गुड ओमेन. लेकिन वही नेचुरल प्रॉब्लम है, तो वुमन विद डिसेबिलिटी इज लीकिंग, मे बी शी कैन नॉट अफोर्ड डायपर, तो we start looking at her as if she is out of the world, she is somebody from Mars, right? तो हालांकि डिसेबल्ड मैन की तरफ भी, लीकिंग मैन की तरफ देखने का भी हमारा तरीका नजरिया शायद निगेटिव ही रहेगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा नजरिया डिसेबल्ड वुमेन विथ लीकिंग की तरफ देखने का बहुत ज्यादा निगेटिव है. उसके अलावा एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि ऑलरेडी जब एजुकेशन की बात आती है, तो और पर्टिकुलरली व्हेन परस्यूइंग हायर एजुकेशन, I have written a very comprehensive paper which is recently published in a book published by Sage, where I have demonstrated that less than 5% disabled people can, not 5%, around 2 to 3% disabled people can reach the graduation or post graduation. और उसमें भी अगर आप women को देखेंगे तो वो that is again considerably less. So already ही disabled people are less educated, and then comparatively if you go for gender audit, the women with disabilities are even more away from education. I personally believe that education is an enabler. Because I am educated, because I have studied, I know what is good for me, what is bad for me. So when somebody is deprived education, जब आपको शिक्षा मिलती नहीं है तो आपकी एक कैपेबिलिटी कम हो जाती है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता अफेक्ट करती है, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है. तो ये जब आप देखेंगे तो डिसेबल्ड वुमेन कंपेयर टू डिसेबल्ड मैन, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि उनको एजुकेशन नहीं है, और अगर उनको एजुकेशन नहीं है तो उनको एक्सेस नहीं है. दे कैन नॉट एक्सेस फूड. अब रेशन कार्ड मिलता है या सब्सिडी से दवाइयाँ मिलती है, तो ये सब चीज पता करने के लिए आपको आपका एजुकेशन होना चाहिए, शिक्षा, आपको थोड़ी बेसिक एजुकेशन एटलीस्ट होनी चाहिए, वो नहीं. उसके अलावा डिसेबिलिटी एंड जेंडर का एक बहुत अच्छा घर रोज बरोज का एग्जाम्पल जो एक एंगल है कि द फैमिलीज ऑल्सो आर नॉट वेरी कीन टू allow the disabled women to be on their feet. Right? Suppose there is a disabled girl in a family. Imagine for the sake of example कि वो blind है. फैमिली दो तरह से रिएक्ट कर सकती है, तीन तरह से. या तो वो उसको उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देगी, टोटली उसको छोड़ देगी भगवान भरोसे. सेकेंडली, फैमिली उसको ओवर प्रोटेक्ट करेगी, या थर्डली उसको किसी संस्था में भेज देगी. अब हम ओवर प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो भाई तुम खाना मत बनाओ, तुम रोटी मत बनाओ, मतलब उसको आप पूरी तरह से डिपेंडेंट कर रहे हो, उसको कुछ सिखा नहीं रहे हो, बिकॉज यू आर अज्यूमिंग कि वो आपके साथ ही रहने वाली है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, उसकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि वो घर नहीं चला सकती, क्योंकि वो खाना नहीं बना सकती. लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम ही जिम्मेदार है, क्योंकि हमने उसको ओवर प्रोटेक्ट किया, हमने उसको सिखाया ही नहीं, हमने अंडरमाइन किया उसकी एबिलिटी.
So this is again the intersection of gender and disability. उसके बाद पर्टिकुलरली अगर आप रूरल एरिया में हो तो फिर पेरेंट्स विल रेजिस्ट कि भाई अगर लड़की है, ऑनर है लड़की के साथ जुड़ा हुआ, तो तुम बाहर मत जाओ। तो अगर उसको पढ़ना है, उसको एडमिशन लेना है, कॉलेज में जाना है, तो उसको अकेले चलने फिरने की आदत डालनी पड़ेगी, उसको मोबिलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी उसकी, लेकिन आप रिलक्टेंट है उसको भेजने के लिए। Now, friends, there are at least two rough approaches to deal with gender and disability. One approach is just institutionalize the women, or just treat them as inferior. Another approach is, and this approach is very acceptable approach, empower them. क्योंकि Rights of Persons with Disability Act 2016 has a dedicated provision for women with disabilities, and it says that we have to recognize their rights and we have to ensure that their capacities are enhanced, right? So capacity enhancement के लिए जो measures, जो steps हमको लेने हैं, उनका सक्षमीकरण करने के लिए जो कदम हमें उठाने हैं, वो सब कदम हम उठाएंगे। क्या क्या कदम हम उठा सकते हैं? सपोज हम we are all teachers. Suppose in your college there is a disabled girl or there is a disabled boy. Don't just be sympathetic with him or her in the sense that you will pass him or pass her, right? Which is a general tendency. Try to make him or her, evolve him or her as a responsible citizen of India, and ignite ambition in him or her. That is very important. We feel that as a person with disability, I have lost everything in my life. I have nothing to cherish. As if there is complete darkness around everywhere. That is not the case. उसके अलावा जो सेकंड चीज है जेंडर एंड डिसेबिलिटी के बारे में, कि व्हेन यू टेक इंटरेस्ट इन द इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर एंड डिसेबिलिटी, यू चैलेंज पावर डिफरेंशियल, पावर डायनामिक्स आप चैलेंज करते हो। आप क्यों सोचते हो कि समाज की जब निर्मित होती है, जब समाज का निर्माण होता है, जब कोई चीज नई डिजाइन होती है, तो हम ये क्यों सोचते हैं कि वो एक पर्टिकुलर तबके के लिए ही हो, वो सिर्फ एबल बॉडीड के लिए ही हो, जिसको हम एबलिज्म कहते हैं। कि आप एबलिस्ट क्यों है? आप इंटीग्रेशनिस्ट क्यों नहीं है? आप इंक्लूसिव क्यों नहीं है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट जो जेंडर एंड डिसेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली दिया 2-3 साल पहले सुचिता श्रीवास्तव केस में। सवाल ये था कि एक वुमेन प्रेग्नेंट हो गई, इंस्टीट्यूशन में रहती थी, शी वॉज मॉडरेटली मेंटली रिटार्डेड। एज यूजुअल जब पता चला संस्था को, थोड़ा लेट पता चला, प्रेगनेंसी का जो एमटीपीए के लिए जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया। क्वेश्चन गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, शुड दिस वुमेन बी अलाउड टू अबॉर्ट हर चाइल्ड? हाई कोर्ट ने कहा कि शी इज 27 years old physically, but she is only 4 to 5 years old mentally, and somebody who is 4 to 5 years old mentally cannot bear the child. But this is a stereotypical assumption. How do you know? Because you are maintaining the body-mind distinction, right? Aristotelian.
आप कैसे कह सकते हो, दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि मेंटली रिटार्डेड वुमेन कैन नॉट बिकम प्रेग्नेंट? तो कोर्ट ने उनकी साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाई और बाद में कोर्ट reached the conclusion that she wanted to have the baby. उसके जो जेस्चर्स थे, उसे पता चला कि शायद वो बेबी चाहती थी। कोर्ट ने कहा कि आप उसको सपोर्ट करिए। क्या नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन को सपोर्ट नहीं करते? क्या वो आसमान से डिलीवर करती है? उसको भी तो सपोर्ट करते ही है, उसकी भी तो देखभाल करते हो, वही देखभाल आप इसकी भी करिए। लेट हर डिलीवर द चाइल्ड। So it was a very important judgment in which courts recognized the reproductive rights of disabled women. Again, gender and disability. Very important case. Court made it clear that just like any other woman, a woman with disability also has a right to become mother. And if she is not able to take care of her child, we should support her rather than deny her the opportunity to become mother. So that is a very important breakthrough, very important judgment. Now, there are certain very interesting things. For example, there is a scheme of government of Maharashtra that if a non-disabled marries a disabled, then government gives the couple around 1 lakh rupees. PCMC, हमारे पुणे में PCMC पिंपरी चिंचवल कॉर्पोरेशन की एक स्कीम है। मुझे समझ में नहीं आता कि why we are using the public money for private matters. Marriage is a very private matter. It is chance of luck whether somebody is marrying a disabled or non-disabled. But are you not trying to paternalize? Are you not trying to aggrandize? आप बड़ा कर रहे हो भाई, उसने शादी की, नॉन डिसेबल्ड है, बहुत त्याग किया, सैक्रिफाइस किया। शायद आप अनइंटेंशनली आप रिलेशन, उन दोनों के रिलेशन में एक हायरार्की निर्माण कर रहे हो जिसमें वो शायद उस सामने वाले व्यक्ति को गलत फहमी हो सकती, मैंने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। Gender and disability, because they are both natural, if you accept it, although I don't accept that they are natural, but assuming for the sake of argument they are natural, तो दोनों नेचुरल, जिस तरह जेंडर नेचुरल है उस तरह डिसेबिलिटी नेचुरल। तो आप उसको अननेचुरल क्यों कर रहे हो? आप उसको एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिलेशन क्यों बना रहे हो? आप हर एक को दे रहे हो क्या पैसे? तो आप एक दरी निर्माण करते हो इस तरह की एक्शंस। नाउ just how much time, madam, I have still? Hello? Sir, till 11 a.m. 11 a.m. Okay. So I have some time left. Fine. Okay. Now, with regard, there is one very interesting thing which I want to focus. Just as there is a school of thought called feminism or feminist studies, we also have a newly evolving area of study called disability studies. With regard to methodological considerations, जो methodology use होती है इन दोनों scholarships में, feminist and disability researchers alike have been critical of traditional research practices and have drawn attention to dangers of exploitative research. So both women and disabled women, they become the targets of research. अभी pandemic के वक्त
people with existing conditions, and particularly if you are women with existing condition, you will be get even lesser attention. अरे इसको तवज्जो मत दो, जो नॉर्मल है उसको तवज्जो दो. अगर बेड एक है तो नॉर्मल आदमी को दो, डिसेबल्ड वुमेन को मत दो. राइट. उसके अलावा अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना हो किसी मेडिसिन का या किसी सोशल एक्सरसाइज का, तो द इजिएस्ट टारगेट इज डिसेबल्ड. Therefore, both these studies, they oppose exploitative research. Instead, both have emphasized the development of new approaches and research practices that are inclusive, participatory, emancipatory, and characterized by equality in the research relationship. तो आप ऐसी रिसर्च मत करो जो रिसर्च आप एक पर्टिकुलर तबके के बेनिफिट के लिए करना चाहते हो और उसके लिए आप गिनी पिग के तौर पर आप ह्यूमन विद डिसेबिलिटीज को यूज करो. आप इंक्लूसिव रिसर्च करो, आप पार्टिसिपेटिव रिसर्च करो जिससे समाज के सभी तबकों को फायदा हो, बोथ डिसेबल्ड एंड नॉन डिसेबल्ड. Because of the simultaneity in people's lives, many scholars conceptualize disability and gender and race and social class, age and sexuality as different but interrelated axes of सोशल रिलेशंस. कई स्कॉलर्स अब ये मानते हैं कि आप जेंडर और डिसेबिलिटी को अलग अलग नहीं देख सकते. उसके अलावा एज, रेस और बाकी चीजें भी, ये सब इंटर रिलेटेड है, ये सब इंटरवोवन है. इन राइटिंग while writing about diversity, feminist scholars Patricia Hill Collins, a very famous scholar, Patricia Hill Collins, she suggests we use the approach of a matrix of domination to analyze race, class and gender. तो क्या कहती है वो कि आप मैट्रिक्स कौन सी यूज करो, कौन सा थर्मामीटर आप यूज करो, डोमिनेशन का. तो डोमिनेशन सबसे ज्यादा किस आधार पर होता है समाज में? रेस, कास्ट, रेस, सेक्स एंड जेंडर, रेस, क्लास एंड जेंडर रादर. तो आप उससे एनालाइज करो रेस, क्लास एंड जेंडर से. लेकिन ये कौन कहती है? फेमिनिस्ट कहती है. और फिर फेमिनिस्ट को क्यों डिसेबिलिटी स्टडीज क्रिटिसाइज करती है कि यहाँ पे डिसेबिलिटी मिसिंग है. You're talking about race, class, and gender, but you're excluding disability. दलित मूवमेंट होते हैं, आप हम देखते हैं. How many Dalit movements really endorse the problems of disability? So, disability studies says that feminists should realize that we have to be inclusive. A matrix of a matrix of dominance makes visible the multiple levels of dominations that stem from societal configuration of race, class and gender relations. तो जब आप अलग अलग लेवल पे रेशियल डोमिनेशन, क्लास वाइज डोमिनेशन या जेंडर डोमिनेशन देखते हो तो आपको अलग अलग तरीके से किस तरह से डोमिनेट किया जाता है वो दिखता है. तो अगर आप इस पे डिसेबिलिटी भी ऐड करेंगे तो आपको और एक लेयर डोमिनेशन का समझ में आएगा. Although Collins does not include disability in her analysis, it is one of society's social relations that affects individual consciousness.
group by transaction and group access to institutions, power and privileges. तो ट्रांजैक्शन इंस्टीट्यूशनल ट्रांजैक्शन हो, ग्रुप एक्सेस टू पब्लिक गुड्स हो, या अवेलिंग ऑफ प्रिविलेजेस हो, अवेलिंग ऑफ पावर्स हो, ये सब चीजों में समाज में अगर हमको एक एक पोजीशन अपनी बनानी हो तो ये सभी तरह के डोमिनेंस हमको उसकी पढ़ाई करने की उसका अध्ययन पढ़ना पड़ेगा, उसका एम्पिरिकल एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी जाकर हम समाज एक इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। So friends, therefore, I think I would stop here. It's already I will only say that I think we should focus on ability, and even in disability there is ability. So let's try to be humane. Let's try to think that there is nothing like disabled and able-bodied. We are all human beings. So Justice Chandrachud जो कहते हैं कि भाई we have to be dignified. Let's treat everybody with dignity. जब हम हमारे बाकी भाई बहनों को जब डिग्निटी से ट्रीट करना शुरू करेंगे, डिग्निफाइड वे से उनकी तरफ देखना शुरू करेंगे, तो जो समाज में जो आर्टिफिशियल हायरार्की क्रिएट हुई है, जो हमको बहुत ज्यादा शायद एबलिस्ट ईगो है और एबलिस्ट प्रायोरिटीज है, वो शायद धीरे धीरे कम होंगी। हमेशा ही मुझे जब नागपुर से इनविटेशन आता है तो आई फील बैक होम, and I think second time I am having this privilege to be the part of your course. Last year also I had spoken. So I thank the Academic Staff College and Madam for giving me this wonderful opportunity to interact with you. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your wonderful and very informative session. फ्रेंड्स, आपको कुछ क्वेरीज, कुछ डिस्कशन करना होगा तो आप सर से पूछ सकते हैं। हेलो सर। Yes. हेलो हेलो। Yeah, please go ahead. हाँ सर, आवाज आ रही? Yes, yes. हाँ सर, बहुत बढ़िया आपका लेक्चर हुआ यहाँ पर। सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे केसेस के बारे में जब आपने जो यहाँ पर बताया कि कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बहुत चीज़ों के बारे में सही डिसीजन नहीं दे पाता या दे पाता है तो उसके ऊपर कोई सवाल नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेना चाहिए, हाई कोर्ट ने एक्शन लेना चाहिए। जब नहीं दे पाता तो उसके लिए क्या करना चाहिए एक्चुअली? यानी समाज के माध्यम से बोलो या एजुकेटेड पर्सन के बारे में बोलो, यार ये आपके पेशे में जो काम कर रहे हैं उसके बारे में बोलो, तो ये क्या करना चाहिए इसके लिए? क्या मुझे लगता है कि कोर्ट डिसीजन का आदर करने के अलावा जनरली हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोर्ट ने अगर कोई गलती की हो तो उसकी तरफ कोर्ट का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते। तो अनेक चीजें हो सकती है, आप कोर्ट के जजमेंट के ऊपर क्रिटिक कर सकते हैं, जिसकी कॉग्निजेंस कोर्ट लेकर नेक्स्ट जजमेंट में कोर्ट कैन डेफिनेटली से कि वी मेड अ मिस्टेक बट नाउ वी आर ओवर रूलिंग आवर डिसीजन। आप रिव्यू के लिए जा सकते हो, अनेक चीजें हो सकती है, या जजेस खुद उनके अंदर जब अगर मैच्योरिटी जैसे जैसे बढ़ती है काम के साथ साथ, जो 1 साल बाद जब एक जज जजमेंट देता है, वही जज अगर 5 साल बाद जजमेंट देता है, उसकी जो मैच्योरिटी, उसकी रीडिंग, उसके अनुभव बढ़ते हैं। इसलिए ये एक एवोल्यूशन है, एक एवोल्यूशन है। तो जैसे एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, एग्जांपल दे दूं आपको, इसमें कोर्ट ने कहा कि ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट बिकम जज। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। बाद में 1-1.5 साल बाद अभी विकास कुमार का जजमेंट आया, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट वाज अ रॉन्ग जजमेंट, ब्लाइंड पर्सन कैन
definitely become judge. So this is a very easy and glaring example. Yeah. Hello. Sir, I have a Yes. question. Hello. Please go ahead. Sir, good, One by sir, one. good morning. Good morning. सर मैं अभी इसी आधार पर अभी जो डिस्कस हुआ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट दिए जाते हैं, बेसिकली यहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो इश्यूज जाते हैं और जो इश्यूज पर ऐसे जो कुछ पॉजिटिव या फिर कुछ नेगेटिव उनके डिसीजंस आते हैं, बेसिकली ये सब इश्यूज है जो सोसाइटी में से जाते हैं. बेसिकली जब सोसाइटी में जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा इन लोगों के बारे में, जो जो अपन डिसेबिलिटी बोलते हैं आजकल, वो डिसेबल शब्द नहीं रहा, अभी उनको स्पेशल कहा जाता है. जो भी डिसेबल्ड लोग हैं, दिव्यांग जो विकलांग है, उनको स्पेशल पर्सन करके बुलाते हैं आई थिंक. तो ये हमारे समाज में जो ये उनके प्रति जो एक डिसेबल्ड लोग हैं उनके प्रति जो एक आलोचना है या उनके प्रति एक जो घृणा है, द्वेष है, ये सब चीजें जो है ये अपने को खुद को सुधारनी चाहिए. ये सब लोगों के मन में उनके प्रति आदर, उनके प्रति सेवा भाव, ये सब चीजें अपने को रखना चाहिए, करना चाहिए, ताकि ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक कोई इश्यू न जाए. या जैसे कि आपने अभी आंध्र प्रदेश की वो लेडी के बारे में बताया, वो रेप के बारे में बताया, तो ये जो हमारी जो क्रूर प्रवृत्ति है समाज में, जो एक लोग ऐसे लोग हैं उनको सुधारना, ये हमारा जो कर्तव्य है वो कर्तव्य हमने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. That is very true. हाँ. Civic Sir, I have a education. question. Sir, Yes, I have a yes. question. Yes. I am Amol Mende from PWS College. Yes. Yeah. Sir, I have a question that you said that government takes various initiatives, making infrastructure, just like preparing ramps and all these things. Yes. But I think this is not sufficient, because we should produce some job opportunities for such people. And No, that's what I said. And That's what I that said. is not done properly by the government actually, because everywhere these handicap or these physically challenged people are rejected, and there are not some special provisions, because you just encourage them for taking education and higher education and make them upgrade and all these things. That is okay, but what you are doing actually for their prosperous way of life, क्या है कि for their bread and butter. ये सब टोकनिज्म है, please. रैंप वगैरह, राइट? यू आर राइट. हाँ. जैसे कि अभी बात हो रही है कि नागरत्ना जी जो हाँ. आज सुप्रीम कोर्ट जज बन गई है, वो That's भारत why की I चीफ was जस्टिस, worried about that. राइट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत की बनेगी. लेकिन टोकनिज्म कितने दिन के लिए बनने वाली है? वो 1 महीने के लिए. 36 तो हमारे days. देश में आजकल टोकनिज्म को वैल्यू ज्यादा बढ़ने लगे कि बस ओके रैंप बना दिया आपने, कर दिया. बट यू आर एब्सोल्युटली राइट. व्हाट अबाउट द रिहेबिलिटेशन? हाउ मेनी पीपल आर About their job working like opportunities, me? about their bread and Right. butter. What about their daily life? अब कोरोना हो गया, बहुत डिसेबल्ड लोगों के जॉब चले गए. Where is the scheme of government? Which I am doing a ICSSR project, and I know horrible stories of blind people. लोग ट्रेन में खिलौने बेचते थे, लोग रोड पर छोटे मोटे बिजनेस करके अपनी लाइवलीहुड चलाते थे. अब लॉकडाउन कर दिया आपने, सब कुछ बंद कर दिया. Who will take care of such people? So you are absolutely right. टोकनिज्म अपार्ट. और मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला कि प्रॉब्लम संवेदना का है. जब हमारी, और इसलिए जो आई एम आल्सो डूइंग वन वेरी इंटरेस्टिंग पेपर रिसेंटली wherein I am arguing that law must also infuse emotions, right? A law without emotion is no law, right? तो इमोशन सिर्फ हमारे प्राइवेट लाइफ में ही नहीं होते हैं. लव, डिग्निटी, कंपैशन, these are all emotions which should also be infused in legal order. Thank you. थँक यू सर. थँक्यू सर. अजून Thank you, कोणाला काही sir. विचारायचं आहे? विचारायचं नाहीये, पण एक सांगायचंय की दिस लेक्चर वॉज अ फॅन्टॅस्टिक लेक्चर. इट वॉज अन आय ओपनर. Gave us the definition of disability in the real sense, and made us aware that we are all disabled. And really, like, it gave me a different perception. And thank you very much, sir. Thank you so much. Yes. It was touching. Very nice Yes. lecture. Yes. Hello, sir. Yeah. Sir, if you don't mind, can I ask you a question? Yeah, please.
please. Sir, can you differentiate what is mean by disable and what is a special? Why they are called a special and today and not disabled? Let me tell you that these are all, I don't agree with such classifications. These are all bogus classifications. I already Okay. told you in the beginning, when Modi says that we are Divyanga, तो सबके Yeah. अंग दिव्य होने चाहिए ना. Why only disabled people should have Divyanga? Yeah. It's all Yeah. nonsense. In my Okay. mind, everybody has abilities. Stephen Hopkins examples is the best example, right? Yeah. Stephen Hopkins. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you so much, Dr. Sanjay Jain, sir, for your wonderful session and accepting our invitation and spending your valuable time, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, all of you. Thank you. Thank you, madam. Thank you. थँक्यू मॅडम. ओके. फ्रेंड्स, आता आपलं नेक्स्ट लेक्चर राहील 1 वाजता. Okay, एक madam. वाजता Okay, ठीक आहे. madam. येस, रॉय मॅडमचे लेक्चर आहे. काल ज्या मॅडमनी घेतलं होतं ऑन डिफरंट टॉपिक. ओके. Okay. ओके. सो वी विल स्टार्ट. अटेंडन्स आता लावले चालेल ना मॅडम? 10:30च्या पहिले लावायची असते ना सर अटेंडन्स. आता सेशन हा ठीक संपलं. आहे तुम्ही तेव्हा ठीक आहे. ठीक आहे. ज्यांनी नसेल लावलं अटेंडन्स, आता अटेंडन्स मार्क करून घ्या. हा ठीक आहे. ठीक आहे. ओके. थँक्यू मॅडम. ओके. थँक यू. Okay, thank you, madam. Thank you, madam.